सियासत पैंतरों से चलती है और इस पैंतरे में अजीत पवार को महारत हासिल थी। लेकिन इस महारत में उन्होंने हमेशा ये ख्याल रखा कि सियासत में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। वो हमेशा कहा करते थे कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। शायद यही वजह रही कि वो महाराष्ट्र की राजनीतिक फलक पर अजीत पवार से अजीत दादा बनने का सफर बहुत तेजी से तय किया था। अब अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे। बारामती में हुए प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया है। 66 साल के पवार ने एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया, जिसमें कुछ खट्टे तो कुछ मीठे अनुभव रहे। वो महाराष्ट्र के 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार अशोक चव्हाण और 2 बार फडणवीस सरकार के साथ और एक बार उद्धव और शिंदे सरकार में। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब वो मुख्यमंत्री बनने के करीब थे। इस बात को याद करते हुए लोकमत के विदर्भ संस्करण के कार्यकारी संपादक रहे श्रीमंत माने बीबीसी से बातचीत में बताते हैं कि अजीत पवार 2004 में मुख्यमंत्री बन सकते थे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के बीच के फॉर्मूले के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को जाना तय हुआ था, लेकिन उस समय के समीकरणों के कारण ऐसा नहीं हुआ। एनसीपी के मुख्यमंत्री पद न लेने का एक कारण ये था कि पार्टी में दावेदार अधिक थे। अगर वो पद लेते तो पार्टी को नुकसान होता। जब एक पद के लिए 4 दावेदार हों तो पार्टी में मतभेद सामने न आए, इसलिए ऐसा किया गया। जानकार बताते हैं कि 2004 में एनसीपी के पास कई युवा नेता थे जो करीब करीब एक ही उम्र के थे। इनमें आर पाटिल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल और अजीत पवार और राजेश टोपे का नाम शामिल था। लोकमत अखबार को दिए एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने इस पर टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, ये बात सही है। साल 2004 में एनसीपी को मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए था। कई लोग मुख्यमंत्री बन सकते थे, जिनमें आर पाटिल, भुजबल साहब या कोई और सीएम बन सकता था। अजीत पवार का जन्म 1959 में महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ था। पवार ने 1982 में राजनीति में कदम रखा। वो कोऑपरेटिव चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए, जिसके बाद वो पुणे जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। 1991 में बारामती लोकसभा सीट से वो चुनाव जीते, लेकिन फिर उन्होंने इसे चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि साल 1978 में कांग्रेस छोड़ने वाले शरद पवार 1987 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में लौट आए थे। 1989 में राजीव गांधी चुनाव हार गए। इसके बाद देश की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई। वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार एक के बाद एक गिर चुकी थी और राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। केंद्र में सत्ता का नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव के कंधों पर था। 1991 में उन्होंने शरद पवार को रक्षा मंत्री का पद देकर केंद्र में आमंत्रित किया। उस वक्त केंद्र में जाने के लिए शरद पवार का सांसद होना जरूरी था। शरद पवार के लिए सुरक्षित माने जाने वाले बारामती विधानसभा क्षेत्र से 3-4 महीने पहले ही अजीत पवार वहां से चुने गए थे, लेकिन अजीत पवार ने अपने चाचा के लिए इस्तीफा दे दिया। शरद पवार के लिए सांसदी छोड़ने के बाद अजीत पवार प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। बारामती से विधानसभा चुनाव जीता और 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक की सरकार में वो कृषि राज्य मंत्री रहे। इसके बाद के दौर में एक तरफ उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस हुआ तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सांप्रदायिक दंगे और एक के बाद एक बम धमाकों ने मुंबई, महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अनुभवी शरद पवार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। उन्होंने शपथ लेते ही नई कैबिनेट की घोषणा की और इसमें अजीत पवार को ऊर्जा राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया। 1995 में महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई और शिवसेना भाजपा गठबंधन सत्ता में आई। इसके बाद शरद पवार सांसद बने और वापस दिल्ली चले गए, लेकिन अजीत पवार ने राज्य की राजनीति को चुना। इंडिया टुडे में क्यों नाराज अजीत पवार ने पाला बदला लेख में वरिष्ठ पत्रकार किरण तारे लिखते हैं कि शरद पवार के दिल्ली चले जाने के बाद अजीत पवार न सिर्फ बारामती पर कब्जा किया बल्कि यहां कांग्रेस का प्रभाव भी बढ़ाया। उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाते हुए परोक्ष रूप से ये भी दिखा दिया कि वे ही शरद पवार के उत्तराधिकारी होंगे। 1999 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विलास राव देशमुख के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार को सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसे बाद में जल संसाधन मंत्रालय में मिला दिया गया। ये मंत्रालय 2010 तक उनके पास रहा। 2004 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस को 69 और एनसीपी को 71 सीटें मिली। ऐसे में जब एनसीपी को मुख्यमंत्री पद मिलने की उम्मीद थी और तय भी हो गया था, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया था, लेकिन पार्टी में
फूट ना पड़े इसलिए पवार पीछे हट गए और कांग्रेस के विलास राव देशमुख मुख्यमंत्री बने। बारामती सीट से वो 1991 से लेकर 2024 तक लगातार 8 बार इस सीट से जीतते रहे हैं। उनकी जीत का अंतर हमेशा राज्य में सबसे अधिक रहा, जिससे बारामती विकास का एक मॉडल बन गया। वो लंबे समय तक वित्त मंत्री के रूप में कई बार राज्य का बजट पेश किया। राजकोषीय प्रबंधन और जटिल आवंटन पर उनकी गहरी पकड़ के कारण उन्हें राज्य का मिस्टर फाइनेंस भी माना जाता था। दादा वाली उनकी छवि एक कड़क प्रशासक के रूप में रही। जानकारों का मानना है कि दादा के नाम से मशहूर अजीत पवार अपनी नो नॉनसेंस कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। वे सुबह 6 बजे से बैठकें शुरू करने और फाइलों को तुरंत निपटाने के लिए अधिकारियों के बीच लोकप्रिय थे। साल 2019 की एक घटना ने उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत किया, जब वो अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, जिसमें वो डिप्टी सीएम बने। हालांकि ये सरकार केवल 80 घंटे तक ही चली, लेकिन यहां से लगने लगा कि अब अजीत पवार की राह अपने चाचा शरद के छाये से बाहर निकलना चाहती है, और हुआ भी वही। जुलाई 2023 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस में बड़ी बगावत कर दी और एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए। विभाजन के बाद उन्होंने चुनाव आयोग में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः फरवरी 2024 में उन्हें एनसीपी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह मिल गया। हालांकि जैसा कहा जाता है कि राजनीति वो काजल की कोठरी है, जो इसमें जाता है वो काला होकर निकलता है। ऐसे ही अजीत पवार पर भी कई घोटाले के आरोप लगे, जिसमें सिंचाई और कोऑपरेटिव बैंक घोटाला प्रमुख था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।